बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेथ। इसमें बस आप लोगों ने यही करना है, थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन कर लेना कि ये स्टडी ऑफ डेथ होती है। उसके बाद आपने करना होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ। डेथ जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है सोमैटिक डेथ और एक होती है मॉलिक्यूलर डेथ। सोमैटिक डेथ होती है कि अपेरेंट डेथ हो गया बंदे की, यानी उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बंद हो गया, सीएनएस जो है वो भी बंद हो गया। मॉलिक्यूलर डेथ होती है कि जब सेल जो होते हैं ना उनकी डेथ शुरू हो जाए, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। ये दो बातें आपने याद करनी थी। फिर ये आपने टाइम याद करना होता है कि हाइपोक्सिया को रेजिस्ट करने की एबिलिटी के लिए टाइम कितना चाहिए होता है। हार्ट टिश्यू को, जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो तो फ्यू सेकंड के बाद जो है ना वो हाइपोक्सिया की वजह से डेड होना शुरू हो जाते हैं, और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको 3 घंटे चाहिए होते हैं। उसके बाद जो होती है ना कॉर्निया को 6 आवर चाहिए होते हैं, और जो स्किन होती है उसको 12 आवर चाहिए होते हैं। अब जो है ना ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप ऑर्गन्स को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। हार्ट जो है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर आप प्रिजर्व कर सकते हैं। लीवर को 15 मिनट में और किडनी को 45 मिनट में प्रिजर्व कर सकते हैं। अब डेथ का कंसेप्ट क्या था? जो आजकल डेथ का कंसेप्ट यूज़ हो रहा होता है ना वो ये होती है कि ब्रेन डेथ या ब्रेन स्टेम डेथ, ये डेथ का कंसेप्ट है। और न्यूअर कंसेप्ट जो था, ओल्ड कंसेप्ट था कि जो तीनों सिस्टम है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और सीएनएस सिस्टम। अब इसमें से अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है और साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम वो ब्लॉक कर गया ना तो इसका मतलब कि डेथ हो गई है। ठीक है, अब डायग्नोसिस ऑफ डेथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखना होता है कि अगर तो कन्वेंशनल क्राइटेरिया दिखेंगे ना तो उसमें रिस्पिरेशन को भी बंद कर देना और सर्कुलेशन को भी बंद कर देना। रिस्पिरेशन को आप एग्जामिन कैसे कर सकते हैं? आप ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, चेस्ट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि वो राइज एंड फॉल हो रहा है चेस्ट में कि नहीं। उसके अलावा जो सर्कुलेशन को आपने देखना हो ना, अगर तो रिस्पिरेशन 10 मिनट के लिए नहीं चल रही तो इसका मतलब है डेथ हो चुकी है। सर्कुलेशन को आपने देखना होता है, इसमें आप पल्सेस को पैल्पेट कर रहे होते हैं और ऑस्कल्टेशन आप कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, या ईसीजी चेक कर लें। जो न्यू क्राइटेरिया है ना, जो न्यू क्राइटेरिया है ब्रेन डेथ के डायग्नोसिस के लिए, उसके 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये होता है कि जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे ना वो ख़त्म हो गए होंगे। दूसरी पॉइंट ये होगी कि पीपल जो है ना वो डायलेटेड होंगे, और तीसरा पॉइंट ये होगा कि रिस्पिरेशन जो है ना वो ब्लॉक है। ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। और चौथा पॉइंट जो होता है ना वो ये होता है कि जो बीपी है ना वो डिक्रीज करना शुरू कर दे। और जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि ईईजी जो है ना वो स्ट्रेट आए 6 घंटे के लिए। तो ये जो पहले 3 थे ये इसेंशियल थे, और ये 2 थे जो थे ये एडिशनल क्राइटेरिया होते हैं। और उसके बाद आ जाती है सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या चीज़ होती है? सस्पेंडेड एनिमेशन ये वो स्टेट होती है बॉडी में जिसमें डेथ तो नहीं हुई होती, लेकिन जो सेल है ना उनका मेटाबॉलिक रेट इतना कम हो गया होता है कि वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। सो कार्डियो रिस्पिरेटरी एक्शन जो है ना मे नॉट बी डिटेक्टेड, ये वाले एक्शन डिटेक्टेड नहीं किए जा सकते। ये वॉलंटरी भी हो सकते हैं, जैसे योगा वगैरह लोग करते हैं तो इसमें कर रहे होते हैं, और इनवॉलंटरी होती है ड्राउन पीपल में या न्यू बॉर्न बेबी वगैरह में। अब उसके बाद जो आपने करना होता है वो है कि जी ये सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ कैसे करना है आपने। इसमें आपने सर्टिफिकेट ऑफ डेथ कोई भी आपने अगर मेडिकल सर्टिफिकेट देखा हो तो उसमें क्या लिखा होता है? पहले आपने उसमें नेम लिखना होता है, एज लिखनी होती है, सेक्स लिखना होता है, फिर आपने 3 चीज़ें उसमें लिखनी है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डेथ होगा ना उसमें मेन चीज़ आपने लिखना है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, रीज़न लीडिंग टू द डेथ, और अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या थी। जैसे ये एक बंदा है जिसको ड्यूडिनल अल्सर था, कई सालों से उसको ड्यूडिनल अल्सर था, तो 2 दिन पहले उसको ड्यूडिनल परफ्यूजन हुई, फिर पेरिटोनाइटिस की वजह से 2 घंटे पहले वो मर गया। अब इसमें जो है ना कॉज ऑफ डेथ क्या होगा कि पेरिटोनाइटिस था, कॉज ऑफ डेथ तो यही था ना। अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या होगी? ड्यूडिनल अल्सर। अब डिजीज लीडिंग टू द डेथ वो कौन से हो सकते हैं? वो है ड्यूडिनल परफ्यूरेशन आ जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से आपने जो है ना वो सर्टिफिकेट बनाना होता है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डेथ बनाना होता है आपने। अब जो है ना ये मोड, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
मोड का मतलब होता है कि कौन सा सिस्टम फेल हुआ है, रिस्पिरेटरी सिस्टम फेल हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हुआ है या सीएनएस सिस्टम फेल हुआ है। काज का मतलब है कि कौन से चेंजेस आए हैं, स्ट्रक्चर या बायोकेमिकल चेंजेस जिसकी वजह से डेथ हो गई है। मैनर ऑफ डेथ होता है कि एक्सीडेंटल है, होमोसाइडल है या नेचुरल है। ये मैनर ऑफ डेथ होता है कि किस तरह बंदा मरा है, इंटेंशन क्या थी मरने के पीछे। अब उसके बाद आ जाता है ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा पूछा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके 3 सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस सिस्टम और सीवीएस सिस्टम, ये तीनों जो है ना ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अगर सीवीएस सिस्टम बंद हो जाएगा तो हाइपोक्सिया की वजह से रिस्पिरेटरी सिस्टम भी बंद हो जाएगा और सीएनएस सिस्टम भी बंद हो जाएगा, यानी इनके फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे। इसको कहते हैं ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। अब मोड ऑफ डेथ में कोमा, सिनकोप और एस्फिक्सिया, ये 3 हो सकते हैं मोड ऑफ डेथ। अब कोमा क्या होता है? कोमा जिसमें ब्रेन डेथ हो जाए, यानी ब्रेन के फंक्शन जो है ना वो फेल हो जाए तो डेथ हो सकती है। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? कोमा क्यों हो सकता है? कोमा किसी भी वजह से हो सकता है, कोई ब्रेन की इंजरी हो सकती है, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है या एम्बोलिज्म वगैरह हो सकती है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें आ सकता है हेमरेज हो सकता है, ब्रेन की कंप्रेशन हो सकती है या कोई ट्यूमर वगैरह है, पॉइजनिंग वगैरह, ये वाले इसके काजेज़ आएंगे। अब सिम्टम क्या आएंगे? अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा तो बॉडी के सारे फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे, जिसमें पहली बात तो रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे, पल्स स्लो हो जाएगी, ब्रीदिंग जो है ना वो भी इरेगुलर आ जाएगी और डेथ रेटल्स होते हैं कि जो म्यूकस होता है ना वो एयर पैसेजवे में कलेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको डेथ रेटल कह देते हैं। इंक्रीजिंग स्टूपिडिटी, इंस्टेबिलिटी वगैरह आ जाएगी। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या आएंगे? पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपका स्कल पे मिलना है, जो भी मिलना है, तो इंजरीज होंगी ब्रेन पे या स्कल पे। उसके अलावा हेमरेज हो सकता है ब्रेन सब्सटेंस में किसी डिजीज़ की वजह से, या ऑन द ब्रेन सब्सटेंस, विद इन द ब्रेन सब्सटेंस या ऑन द ब्रेन सब्सटेंस। हार्ट जो होता है ना उसकी राइट साइड फुल होगी और लेफ़्ट साइड जो है वो एम्प्टी होनी है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हार्ट की राइट साइड फुल होनी है, लेफ़्ट साइड जो है वो एम्प्टी होनी है। लंग्स की वेन्स जो है ना, एस्फिक्सियल डेथ के सिम्टम्स आएंगे, यानी इंगोस्ट होंगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी एस्फिक्सिया में होती हैं। अब सिनकोप क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना उसके फंक्शन नहीं हो रहे तो उसकी वजह से डेथ हो गया, इसको हम लोगों ने सिनकोप कह देना। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? कोई भी ब्लड की डिजीज़ जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में मसला आ रहा हो, जैसे अनीमिया वगैरह हो सकता है, शॉक हो सकता है। अनीमिया अगर ब्लड है ही कम तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। शॉक, हाइपोवोलेमिक अगर शॉक होगा तो ब्लड लेवल ही कम हो जाते हैं। एस्थीनिया वगैरह आ जाएगा जिसमें कार्डियक मस्कुलेचर जो है ना वो वीक हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह आ जाएगी या कार्डियक पॉइजनिंग वगैरह कोई हो सकती है। अब इसकी जो सिम्टम होती हैं, सिम्टम में वही है कि ब्लड सप्लाई को आपने हर जगह पे कम कर देना है। फेस स्लिप जो है ना वो फेल हो जाएंगे, पीपल डायलेट कर देंगे, एयर हंगर आ जाएगा, पर्सपायरेशन है, रेस्टलेसनेस है, नॉइसेज इन द एयर है, लो ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो पूछते हैं कि कोमा, सिनकोप और एस्फिक्सिया के काजेज़ क्या हैं, तो वो आपने याद करना है कि सिनकोप में जैसे अनीमिया आ जाएगा, शॉक, एस्थीनिया और जो है ना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह हो सकते हैं, कोई भी ब्लड पैथोलॉजी वगैरह हो सकता है, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। अब उसके बाद जो है ना ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, हार्ट चैम्बर, इसमें अनीमिक बंदा होगा ना तो हार्ट चैम्बर एम्प्टी होंगे और एस्थेनिक होगा तो उसमें हार्ट चैम्बर फुल होंगे, क्योंकि एस्थेनिया में ये होता है कि जो मस्कुलेचर होता है ना हार्ट का वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है ना वो पंप नहीं कर सकता ब्लड को, तो ब्लड जो है ना वो हार्ट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ द लंग्स, इसको आपने एस्फिक्सिया कह देना है। अब एस्फिक्सिया क्यों हो सकता है? ये आप जब एस्फिक्सियल डेथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कोई ब्लॉकेज हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लॉकेज हो सकता है, इंटरनल ब्लॉकेज हो सकता है, या कोई रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी हो सकती है, पल्मोनरी निमोनिया वगैरह हो सकता है, एम्फीसीमा वगैरह हो सकता है, या इरिस्पायरेबल गैसेस को आप ब्रीथ कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। और पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में वही एस्फिक्सियल डेथ की जो कि 6 होती हैं, साइनोसिस होना है, कंजेशन होनी है, एडिमा होना है, पेटिकल हेमरेजेस होना है, उसके बाद क्या होना है, एडिमा होना है, पेटिकल हेमरेजेस होना है और साथ में फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड आ जाएगा। तो आगे है गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे पहले है कि जे नौजिया क्या होती है। इसमें ये होता है कि जो ब्लड होता है ना उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि लंग्स का कोई मसला बना होता है, या तो कोई लंग्स की डिजीज़ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं होती। इसको हम लोग कह देते हैं नौजिया।
जो अनीमिक एनोक्सिया होता है, इसमें ये होता है कि ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? या तो आरबीसी कम हो सकते हैं या हीमोग्लोबिन का लेवल जो है ना वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से अनीमिक एनोक्सिया आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया ये होता है कि टिश्यू जो है ना वो यूटिलाइज नहीं कर सकते ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन जो है ना वो प्रेजेंट होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो टिश्यू होते हैं ना उनके पास नहीं पहुंच रही होती। इसको हम लोग हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया कहते हैं। जैसे साइनाइड की पॉइजनिंग अगर हो रही हो तो उसमें ये होता है। उसके बाद है स्टैग्नेंट एनोक्सिया। स्टैग्नेंट एनोक्सिया होता है कि ब्लड जो है ना वो ब्लड स्टेसिस हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, यानी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड की सर्कुलेशन ही इतनी कम है कि टिश्यू की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही प्रॉपर। ठीक है, ये था गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन। फिर आगे ये कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है साइंस। अगर ये देख लें टेस्ट फॉर सर्कुलेशन, ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो हीट टेस्ट ये है कि अगर आप बॉडी पे हीट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे बर्न्स वगैरह बनेंगे, ब्लिस्टर बनेंगे और रेड लाइन फॉर्मेशन होगी। अगर तो सर्कुलेशन प्रेजेंट होगी, अगर सर्कुलेशन प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर नहीं बनेगा। अब उसके बाद आ जाता है आर्टरी इंसिजन टेस्ट। आर्टरी इंसिजन टेस्ट में ये होता है कि आपने एक आर्टरी लेनी है, उसको पंक्चर करना है, तो उसमें से पल्सेटिंग ब्लड आएगा। अगर तो पल्सेटिंग ब्लड है तो इसका मतलब सर्कुलेशन प्रेजेंट है, नहीं तो सर्कुलेशन नहीं प्रेजेंट। उसके बाद है मैग्नम्स लाइगेचर टेस्ट। इसमें ये होता है कि आपने जो है ना ये जो बेस ऑफ फिंगर होती है ना, ये बेस ऑफ फिंगर जो है यहाँ पे आपने एक लाइगेचर बांध देना है, जिसकी वजह से जो वीनस ब्लड होगा वो वापस नहीं जा सकेगा और आर्टेरियल ब्लड जो है ना यहाँ पे आ नहीं सकेगा। तो ये जो होगी ना ये फिंगर होगी ये ब्लू हो जाएगी, इसको आपने कह देना मैग्नम्स लाइगेचर टेस्ट। उसके बाद लोकार्ड्स फ्लोरेसेंस टेस्ट है। इसमें ये होता है फ्लोरेसेंस को आपने जो है ना सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर देना होता है। अब अगर तो सर्कुलेशन होगी तो फ्लोरेसेंस जो है ना वो सराउंडिंग टिश्यू में जाएगी। जब सराउंडिंग टिश्यू में जाएगी तो वहाँ पे इसने येलोश ग्रीन कलर देना होता है। तो अगर सर्कुलेशन है तो मतलब फ्लोरेसेंस जो है ना वो येलोश ग्रीन डिस्कलरेशन करवा रही होती है सराउंडिंग टिश्यू की। अगर सर्कुलेशन नहीं है तो इसका मतलब कोई डिस्कलरेशन नहीं होगी। उसके बाद है कि जी डायाफेनस टेस्ट। डायाफेनस टेस्ट ये होता है कि आपने जो है ना लाइट को अगर तो लाइट को ना अपने फिंगर वेब में से पास करवाना है। जब आप इसको लाइट के अगेंस्ट रखेंगे ना तो आपकी जो फिंगर होती है ना वो आपको ट्रांसलूसेंट नज़र आएगी। अगर तो ये ट्रांसलूसेंट है तो इसका मतलब है कि जी सर्कुलेशन प्रेजेंट है, अगर ट्रांसलूसेंट नहीं है तो इसका मतलब सर्कुलेशन नहीं प्रेजेंट। अब उसके बाद आ जाता है कि जी एप्लीकेशन एंड विदड्रॉ। एप्लीकेशन और विदड्रॉ का मतलब ये होता है कि आपने फिंगर नेल जो होता है ना यहाँ पे प्रेशर डालना है। जब आप प्रेशर डालेंगी तो ये वाइट हो जाएगी और जैसे प्रेशर रिलीज करेंगे ये पिंक होगी। अल्टरनेटिव वाइट और पिंक लाइन अगर नज़र आ रही है ना आपको तो इसका मतलब सर्कुलेशन प्रेजेंट है, नहीं तो सर्कुलेशन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा आप ईसीजी कर सकते हैं या ऑस्कल्टेशन वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि जी आप ऑब्जर्व करें चेस्ट की मूवमेंट को आपने ऑब्जर्व करना होता है कि मतलब एब्डोमेन ऊपर नीचे राइज कर रही है, चेस्ट राइज कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आप ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद फीदर टेस्ट या कॉटन फाइबर टेस्ट है। इसमें ये होता है कि आपने जो है ना कॉटन फाइबर को लेना होता है और इसको नोज़ के आगे रख देना है। अगर तो नोज़ में मतलब अगर तो रिस्पिरेशन प्रेजेंट होगी ना तो कॉटन फाइबर जो है ना वो मॉइस्ट से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जी मिरर टेस्ट। मिरर को आपने जो है ना नोज़ के पास रखना है तो फिर जो है ना मिरर जो है ना वो ओपेक हो जाएगा अगर रिस्पिरेशन प्रेजेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर जो है ना वो डिपॉजिट कर जाता है। उसके बाद आ जाता है विंसलर टेस्ट। विंसलर टेस्ट में ये होता है कि आपने जो है ना एक पैट्री डिश लेनी होती है या सॉसर प्लेट लेनी होती है, उसमें आपने मरकरी डाल देनी है या वाटर डाल देना है और इसको चेस्ट के ऊपर रख देना है। और फिर आपने देखना है कि उसमें जो है ना अगर तो रिस्पिरेशन प्रेजेंट होगी तो मिरर में जो इमेज बनेगा ना वो ऊपर नीचे हो रहा होगा, यानी रिफ्लेक्शन हो रही होगी वहाँ पे। ग्लास वाटर टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जी आपने ग्लास लेना है एक, उसको पानी का भरना है और चेस्ट के ऊपर रख देना है। जब आप चेस्ट के ऊपर रखेंगे ना तो अगर तो रिस्पिरेशन होगी तो पानी जो है ना वो गिर जाएगा, नहीं तो पानी नहीं गिरेगा। अब उसके बाद है मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ का मतलब ये होता है कि जो सेलुलर डेथ होना शुरू हो गई है। अब इसके जो है ना ये साइन करने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अर्ली साइन आ जाएंगे और लेट साइन है। जो अर्ली साइन है इसमें आई चेंजेस है, स्किन चेंजेस है, कूलिंग ऑफ द बॉडी है, पोस्टमार्टम लिविडिटी है और मस्कुलर चेंजेस है। जो लेट साइन है इसमें पुट्रिफिकेशन है, डिपोसिव फॉर्मेशन है और ममीफिकेशन है। अब ये जो अर्ली साइन है ना ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पुट्रिफिकेशन वगैरह है, रिगर मोर्टिस है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आई चेंजेस क्या होंगे? आई चेंजेस बस आपने एक नज़र देख लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए जो आता है वो ये है कि जी टेशनोइड साइन होते हैं जो कि स्क्लेरा पे प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रायंगुलर स्पॉट्स होते हैं, डस्ट और सेलुलर डेब्रिस की वजह से ये बनते हैं।
ठीक है। ये एमसीक्यू आता होता है कि ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये स्क्लेरा पे बनते हैं। अब बाकी सारा वही है कि जी कॉर्निया जो है वो पेक हो जाएगी, कॉर्निया रिफ्लेक्स चला जाएगा, लाइट रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, आई बॉल जो है ना वो संकन हो जाएंगे, फंडस ओपेक है, ऑप्टिक डिस्क जो है वो भी पेल हो जाएगी। अब जो स्किन चेंजेस है ना, ट्रांसलूसेंसी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, यानी अगर आप जो है ना वो लाइट को इसके फिंगर वेब के अगेंस्ट लाइट रखेंगे ना तो ये ट्रांसलूसेंट नज़र नहीं आएगी, ट्रांसलूसेंसी ख़त्म हो जाएगी, इलास्टिसिटी जो टिश्यू की होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, कैडेवरी का हाइपोस्टेसिस आ जाएगा, और वाउंड जो है ना उसमें हीलिंग नहीं होगी, उसका रेड और ब्लू कलर ही रहेगा। अब वाउंड में जो कलर चेंजेस आ रहे होते हैं ना वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, लेकिन जब सेलुलर डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ होगी, यानी एंजाइम कोई काम नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वाउंड का जो है ना वो रेड या ब्लू कलर ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है कूलिंग ऑफ डेड बॉडी, इसको एल्गोर मॉर्टिस कहते हैं। ये एमसीक्यू आता होता है कि एल्गोर मॉर्टिस किसको कहते हैं, कूलिंग ऑफ डेड बॉडी को आपने एल्गोर मॉर्टिस कहना होता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, ओरल टेम्परेचर 98.4 है और रेक्टल 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब टाइम सिंस डेथ आपने निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर को आपने रेक्टल टेम्परेचर से माइनस करके उसको डिवाइड कर देना होता है नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग पर आवर। जो नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग पर आवर होता है ना वो होता है 1.5 फ़ारेनहाइट पर आवर। ठीक है, तो ये सिम्पसन था एक बंदा, इसने कहा था कि जो पहले 6 घंटे में डेड बॉडी का जो टेम्परेचर गिर रहा होता है ना वो 2.5 फ़ारेनहाइट के लिहाज से गिरता है। उसके बाद जो है ना ये 1.5 हो सकता है या 2 फ़ारेनहाइट पर आवर जो है ना गिर रहा होता है। अब ग्लेस्टर जो था उसने भी एक फार्मूला दिया है, उसने कहा कि जी टाइम जो है ना वो इक्वल होता है 99 माइनस रेक्टल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 1.5। ये 1.5 जो है ना ये होता है कि जी रेट ऑफ कूलिंग पर आवर, उसको आपने जो है ना इसे यहाँ पे उसने 1.5 लिख दिया। अब जो है 16 to 20 आवर्स जो है ना वो रिक्वायर होते हैं बॉडी टेम्परेचर जो है ना उसको सराउंडिंग टेम्परेचर की इक्वलाइज होने के लिए। अब उसके बाद जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ कूलिंग का, एज है, जितने भी बच्चे होंगे वो ज़्यादा जल्दी उनका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी लो हो जाएगा, यानी उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ बॉडी है। इसमें ये होता है कि जो फैटी पीपल होते हैं ना उनमें जो है ना बॉडी की कूलिंग जो है ना वो लेट होती है। सराउंडिंग्स की बात करें, अगर वेंटिलेटेड प्लेस में होगी ना तो बॉडी जो है ना ज़्यादा जल्दी कूल कर जाएगी। मैनर ऑफ डेथ, पॉइजनिंग हो या कोई डिजीज़ हो तब भी बॉडी ज़्यादा जल्दी कूल हो जाती है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की अगर बात करें ना तो अगर तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉडी में जो है ना वो हीट लॉस जो है ना वो रैपिड हो जाएगा। ठीक है, सेक्स की बात करें तो फीमेल बॉडीज जो है ना वो आहिस्ता से कूल डाउन होती हैं क्योंकि इनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसके बाद है कि जी पोस्टमार्टम क्यूरियोसिटी की बात करें। पोस्टमार्टम क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे ही बंदा डेड होता है तो उसका टेम्परेचर पहले जो है ना वो 2 घंटे के लिए राइज़ करता है, उसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ है पहले 2 घंटे में, इसको आपने पोस्टमार्टम क्यूरियोसिटी कह देना है। अब इसके जो काजेज़ होते हैं या कौन सी कंडीशन में पोस्टमार्टम क्यूरियोसिटी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये पोंटाइन हेमरेज में होता है पोस्टमार्टम क्यूरियोसिटी। उसके अलावा स्ट्रेकाइनन या टेटनस की पॉइजनिंग में हो सकता है, सनस्ट्रोक में, बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन में आ जाएगा, एक्सफिक्सिया कंडीशन वगैरह में आ सकता है। उसके बाद आ जाती है हाइपोस्टेसिस। हाइपोस्टेसिस को पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं। इसमें आगे से इसका दूसरे नाम जो है वो है पोस्टमार्टम स्ट्रेनिंग है, सगुलेशन है, वीबीसीज है, लिवर मोर्टिस है। अब ये होती क्या है हाइपोस्टेसिस? हाइपोस्टेसिस ये होता है कि बॉडी के जितने भी डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं ना तो उसमें जैसे बंदा डेड होता है तो कैपिलरीज और छोटी छोटी वेन्स जो होती है ना उनकी जो टोन होती है ना, वेसल्स में जो टोन होती है वो ख़त्म होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये ना डायलेट कर जाती हैं। जब ये डायलेट करती है ना तो इनमें ब्लड जो है ना वो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, ब्लड इनमें मतलब ज़्यादा आके ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है। जब ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो ये जो इसके ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है वेन्स और कैपिलरीज के ऊपर, उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है और ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है। इसी को आप हाइपोस्टेसिस कह देते हैं। स्किन की डिस्कलरेशन होनी है ग्रेविटी की वजह से, पुलिंग ऑफ द ब्लड इन द वेन्स एंड द कैपिलरीज ड्यू टू द लॉस ऑफ द टोन ऑफ द कैपिलरीज। इसको आपने कह देना पोस्टमार्टम लिविडिटी। अब सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इसकी क्या है? सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ये होता है कि जो पहले 1 से 3 घंटे जब होंगे ना तो उसमें मोल्टेड पैचेज नजर आएंगे। 3 से 6 घंटे में जो है ना पैचेस बिगर हो जाएंगे। 6 to 8 आवर्स में पैचेस जो है ना वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे और फिक्सेशन भी हो जाएगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी एक है कि ये ना पोजीशन के बारे में बता रही होती है, पोजीशन ऑफ बॉडी का बता रही होती है। क्यों?
कैसे बता रही होती है। अब एक बंदा जो है अगर वो बेड पे लेटा हुआ है तो उसका जो लोअर बैक एरिया होगा वो बेड के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, अपर शोल्डर एरिया जो है वो बेड के साथ कांटेक्ट में होगा। अब जो अपर शोल्डर एरिया होगा ना वहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेड जो था ना उसका प्रेशर लग रहा होता है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी में जो वेन्स होती हैं ना या कैपिलरीज जो टोनलेस होती हैं, फिर उनमें ब्लड जो है वो आके एक्यूमुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम लिविडिटी वहाँ पे नहीं बनेगी। जैसे ये बंदा है, अब ये वाला पॉइंट जो था ना ये इन कॉन्टैक्ट था किसी भी चीज़ के साथ जहाँ पे भी ये लेटा हुआ था, तो यहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग हो रही होती है, प्रेशर की वजह से जो वेन्स या वेसल्स होती है ना वो उनमें ब्लड की पूलिंग नहीं होती। इसको आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग कह देना होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग की, ये वाली, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसको ना वेबिसिस भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी बॉडी जो है ना अनइवन सरफेस पे लेटी होगी ना या पड़ी होगी तो उसमें जो पोस्टमार्टम लिविडिटी बनती है ना वो स्ट्रैप या बैंड की फॉर्म में बनती है, तो इसलिए आप इसको वेबिसिस कह देते हैं। अब जो है ना कलर ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिफरेंट पर्सन में ना डिफरेंट कलर आते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी के। जैसे एस्फिक्सियल डेथ होगी ना तो बंदा साइनोज्ड होता है, यानी ब्लूइश आ जाएगा या पर्पल वगैरह आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना इसकी वजह से चेरी रेड होता है, और HCN की वजह से जो है ना पिंक पोस्टमार्टम लिविडिटी आ रही होती है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फास्फोरस की वजह से डार्क ब्राउन है। कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस जो है ना वो पोटेशियम क्लोरेट की वजह से हो सकती है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना ब्लूइश ग्रीन है। ओपियम में ब्लैक आता है। ओपियम का इंपॉर्टेंट है, ये पूछते होते हैं। यहाँ जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड का चेरी रेड सिनेरियो बनाया होता है कि चेरी रेड है पोस्टमार्टम लिविडिटी, तो यहाँ पे कौन सा पॉइजन आएगा, तो आपने कहना कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा ओपियम जो है ना वो ऑलमोस्ट ब्लैक है, ओपियम का बिल्कुल ही ब्लैक होता है। अब उसके बाद क्या है, क्या चीज़ की मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो वही कि इसने पोजीशन का बताना होता है और टाइम सिंस डेथ भी बता रही होती है। कैसे टाइम सिंस डेथ? क्योंकि वो हमने देखा था कि मोर्टल पैचेस कब बनेंगे, फिर वो पैचेस बिगर कब होते हैं, कब इसकी फिक्सेशन होती है, तो टाइम सिंस डेथ का भी बता रही होती है। मोड ऑफ डेथ का भी बता रही होती है, कॉज ऑफ डेथ का भी बता रही होती है, साइन ऑफ डेथ है, ये रिलायबल साइन ऑफ डेथ है। उसके अलावा जो है ना टाइम सिंस डेथ का बताएगी, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद चेंजेस इन मसल है। पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होनी होती है, पहले बॉडी मसल जो है ना वो रिलैक्स करते हैं, बाद में रिगर मोर्टिस उसमें डेवलप होती है, और बाद में जब रिगर मोर्टिस की ब्रेकडाउन होती है तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन आ जाती है। अब जो प्राइमरी रिलैक्सेशन है ये करने वाली है नहीं। रिगर मोर्टिस की अगर हम लोग बात करें तो रिगर मोर्टिस क्या चीज़ होती है? रिगर मोर्टिस में ये होता है कि बॉडी जो है ना वो स्टिफन्ड हो जाती है, जो मसल्स होते हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको आपने रिगर मोर्टिस कह देना होता है। प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद ये शुरू होती है। अब इसमें जो बात है करने वाली बात यह है कि जितने भी वॉलंटरी मसल होते हैं उनमें भी रिगर मोर्टिस होती है और इनवॉलंटरी मसल में भी रिगर मोर्टिस होती है। लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल होती है ना उनमें रिगर मोर्टिस 1 घंटे में शुरू हो जाती है, 1 घंटे में डेवलप हो जाती है यानी। लेकिन जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं ना उनमें थोड़ा टाइम लगता है। आईलिड के लिए 3 to 4 आवर रिक्वायर होते हैं, फेस के लिए 4 to 5 है, नेक के लिए 5 to 7, नेक और ट्रंक दोनों के लिए 5 to 7 है। उसके बाद आप अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे 7 to 9 आ जाएगा। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे आए तो 9 to 11 आ जाएगा, और फिर फिंगर और टोज़ पे जाइएगा तो 11 to 12 आ जाएगा। ये सीक्वेंस के साथ अगर याद करेंगे ना, पहले फेस पे आपने रहना है, जिस पे पहले आपने आईलिड लेकर आनी है, 3 to 4 आ जाएंगे। फेस पे जो है वो 4 to 5 आ जानी है। नेक और ट्रंक पे जो है 7 to 9 आ जाने हैं। अपर एक्सट्रीमिटी 7 to 9 है, नेक और ट्रंक पे 5 to 7 है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे 9 to 11 है, फिंगर और टोज़ पे 11 to 12 है। अब उसके बाद है कि जी इसकी ये जो बात है ना यहाँ पे लिखी हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में बहुत दफ़ा आती है, और ये इस तरह से पूछते हैं कि टाइम सिंस डेथ में कैसे रिगर मोर्टिस हेल्प करती है। तो ये कैसे हेल्प करती है? 2 से 3 घंटे में रिगर मोर्टिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। 12 घंटे में इसने बिल्कुल डेवलप हो जाना है, फिर अगले 12 घंटे इसने परसिस्ट करना है, और अगले 12 घंटे में इसने टूटना शुरू हो जाना है, यानी इसको टोटल टाइम 36 आवर रिक्वायर होते हैं। अब ये थी रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस जो है ना सैडली जब ज़्यादा जल्दी मतलब रिगर मोर्टिस डेवलप होती है उतनी जल्दी वो पास ऑफ भी कर जाती है। अब उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन वही है कि जी ATP की प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्टिन और मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है वो रिलैक्स नहीं कर सकती, तो रिगर मोर्टिस डेवलप हो जाती है। ब्रेकिंग ऑफ रिगर मोर्टिस की ब्रेकिंग कैसे होती है? ऑटोलाइसिस की वजह से। ऑटोलाइसिस कैसे होनी होती है? मायोसिन जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ना प्रोटीन वगैरह, इनके जब ब्रेकडाउन
डाउन शुरू होती है ना, या तो मतलब एंजाइम की वजह से हो सकती है या बैक्टीरियल एक्शन वगैरह की वजह से। एंजाइम की वजह से जो है इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको आप ऑटोलाइसिस कहते हैं। रिगर मोर्टिस को आप मैकेनिकल फोर्स के थ्रू भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये था रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं ये भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये कंडीशन स्टिमुलेटिंग रिगर मोर्टिस ये ऐसे याद कर लें, हीट कोएगुलेशन या हीट स्टिफनिंग हो सकती है, फ्रीजिंग या पुट्रिफिकेशन या कैडावरिक स्पैज्म। अब ये जो पगलिस्टिक एटीट्यूड है ना, ये क्या चीज़ होती है? ये पगलिस्टिक एटीट्यूड होता है कि जब भी बंदा बर्न हो, मतलब जलने की वजह से अगर कोई बंदा मरता है ना, तो उसमें ये पगलिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है। इसमें ना ये बॉक्सर लाइक कंडीशन होती है। होता क्या है कि जो नी एल्बो होती है वो भी फ्लैक्स्ड हो जाती है, और जो हैंड है वो चेस्ट पे आ जाते हैं। एल्बो फ्लैक्स्ड होगी और हैंड चेस्ट पे आ जाएंगे। फिर नी भी फ्लैक्स्ड होती है और हिप जॉइंट जो है वो भी फ्लैक्स्ड होंगे, और ये जो लेग्स होंगी ना ये भी आपके एब्डोमेन पे आ जाएंगी, यानी बॉक्सर एटीट्यूड आ जाना है उस बंदे में। तो ये पॉइजनिंग वगैरह के केसेस में भी आ जाता है कुछ लोग में पगलिस्टिक एटीट्यूड। उसके अलावा जो है ना, अगर कोई बंदा मतलब बनने की वजह से मार रहा हो तो उसमें भी पगलिस्टिक एटीट्यूड आता है। अब ये कैडावरिक स्पैज्म ये क्या चीज़ होती है, और रिगर मोर्टिस में, रिगर मोर्टिस और कैडावरिक स्पैज्म में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग करते हैं। अब आ जाएगा कैडावरिक स्पैज्म। तो इसमें ये होता है कि ये इंस्टेंटेनियस रिगर और रिजिडिटी भी इसको कहते हैं। इसमें ये होते हैं जैसे बंदे की डेथ होती है ना, तो ये ऐसे फॉर एग्जांपल ये स्पैज्म हो गया, किसी एक वॉलंटरी मसल ग्रुप जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसको आप लोग कैडावरिक स्पैज्म कहते हैं। जो पास पेपर में आया है वो ये है कि कैडावरिक स्पैज्म और रिगर मोर्टिस में डिफरेंस क्या है। तो ये हम लोग अभी देख लेते हैं कैडावरिक स्पैज्म और रिगर मोर्टिस में डिफरेंस क्या होता है। जो कैडावरिक स्पैज्म होता है ना, इसमें मसल जो है ना वो स्टिफन्ड हो जाते हैं सून आफ्टर रिलैक्सेशन, मतलब ये इंस्टेंटेनियस होते हैं, जल्दी से डेवलप होता है, और इसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये बता रहा होता है कि डेथ से पहले मसल की क्या स्टेट थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने सुसाइड किया है तो उसने ऐसे पकड़ी होगी गन, तो आफ्टर डेथ अगर उसमें कैडावरिक स्पैज्म डेवलप होता है तब भी उसका हैंड ऐसे होगा और उसके हैंड में गन होगी। तो ये बताएगा कि जी बिफोर डेथ मसल की कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कैसी थी। और ये इंस्टेंटेनियस होता है, और जो है ना इमोशंस वगैरह हों बंदे में, मतलब इमोशनल डेथ किस में हो या नर्वस टिश्यू की वजह से, तब कैडावरिक स्पैज्म जो है ना वो डेवलप होता है। अब उसके बाद आ जाएगा कि जी मसल ओनली वन ग्रुप ऑफ मसल वॉलंटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं। रिगर मोर्टिस में इनवॉलंटरी भी थे और वॉलंटरी मसल भी होते हैं। अब ब्रेकिंग फोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। अब इंडिकेट्स कर रहा होता है मैनर ऑफ डेथ, जैसे मैंने अभी बताया कि सुसाइडल मैनर ऑफ डेथ को बताया करके जी उसमें हैंड पे जो है ना वो कैडावरिक स्पैज्म बना होगा। तो ये कैडावरिक स्पैज्म और रिगर मोर्टिस का डिफरेंस था। अब उसके बाद जो लेट साइन है ना मॉलिक्यूलर डेथ के, उसमें पुट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते होते हैं। तो पुट्रिफिकेशन आ जाएगा। पुट्रिफिकेशन असल में होता है क्या? पुट्रिफिकेशन होता है कि जी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, बॉडी की जो है ना वो रेजोल्यूशन शुरू हो जाती है। इस दो तरह से हो रही होती है। ये पूछते होते हैं कि पुट्रिफिकेशन कैसे होती है, ऑटोलाइसिस की वजह से हो रही होती है या बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हो रही होती है। अब ऑटोलाइसिस क्या होता है? ऑटोलाइसिस होता है कि जो सेल होते हैं ना वो अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं इनकी। ये ऑटोलाइसिस हो जाएगा 3 to 4 आवर्स में स्टार्ट होती है और 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रहती है। बैक्टीरियल एक्शन आ जाएगा। बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें पुट्रिफिकेशन में, लेकिन ये क्लॉस्ट्रोडियम वेल्काई या जिसको हम लोग क्लॉस्ट्रोडियम पेरफ्रेंजिस कहते हैं ना, ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसने लैक्टाइनेज एंजाइम रिलीज़ करवाना होता है जिसने आगे से हाइड्रोलिसिस करवा देनी होती है और साथ में हेमोलिसिस करवा देनी होती है आरबीसी की, और साथ में नेक्रोसिस करवा देनी होती है स्किन टिश्यूज़ की। अब उसके बाद जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं पुट्रिफिकेशन को, ये भी 1-2 दफ़ा आया हुआ है। तो उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर है। आइडियल टेम्परेचर जो है ना वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे पुट्रिफिकेशन बहुत अच्छी होगी। बिलो दिस टेम्परेचर पुट्रिफिकेशन अच्छी नहीं होगी और ना ही अबव दिस टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट पे पुट्रिफिकेशन रिटार्ड कर जाएगी और 212 पे भी पुट्रिफिकेशन जो है ना वो इनहिबिट हो जाएगी। मॉइस्चर, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा पुट्रिफिकेशन होगी। एयर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पुट्रिफिकेशन होनी है। बोरियल मटेरियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर शैलो ग्रेव है और कपड़े भी नहीं पहनाए हुए और कफन वगैरह भी नहीं यूज़ किया तो पुट्रिफिकेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर जो है ना डीप ग्रेव्स थी, कफन भी यूज़ किया है, क्लॉथेड भी थी बॉडी और लाइम में आपने बरी किया है, तो फिर पुट्रिफिकेशन जो है ना वो आहिस्ता से होती है। अब जो इंटरनल फैक्टर है उसकी बात करें तो इसमें आपने देखना होता है कि जी बैक्टीरिया किस बंदे में ज़्यादा होते हैं। जो स्टिल बॉर्न होगा
वो स्टेराइल होते हैं, यानी उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, तो उसमें पुट्रिफिकेशन रिटार्ड हो जाएगी। जो फैट फ्लेबी चिल्ड्रन होते हैं उसमें पुट्रिफिकेशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनमें मॉइस्चर अच्छा खासा होता है। उसके बाद आ जाएगा कि जो ओल्ड एज बॉडी जो होती है ना, उनमें मॉइस्चर नहीं होता, तो वो उनमें भी पुट्रिफिकेशन आहिस्ता से होती है। अब उसके बाद आ जाएगा कि जी कॉज ऑफ डेथ की अगर हम लोग बात करें तो अल्कोहलिक बंदे में पुट्रिफिकेशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर किसी को डिजीज़ थी या सडन डेथ थी तब पुट्रिफिकेशन जो है ना वो आहिस्ता से होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग में ना पुट्रिफिकेशन रिटार्ड कर जाती है। तो इसलिए अगर किसी बंदे को आर्सेनिक दिया हो और एग्जीमेशन वगैरह भी करनी पड़े उसकी, और आपको ना फिर आप उसकी ग्रेव डिगिंग करेंगे तो वहाँ पे आर्सेनिक आपको मिल सकता है। पुट्रिफिकेशन भी रिटार्ड की होती है इसमें। सेक्सेस की बात करें तो वुमेन जो होती है ना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आपको पता ही है वो सेप्टिसीमिया उसमें हो जाता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएंगे तो पुट्रिफिकेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अब फीचर जो है ना ये पुट्रिफिकेशन की ये ऐसे लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन जो NRA पे है ना वहाँ पे हेडिंग बनाई हुई है उन्होंने कि पहले स्किन डिस्कलरेशन होनी होती है, बाद में मार्बलिंग है, फिर ब्लॉटिंग और स्किन स्लिपेज कंडीशन आनी होती है, फिर इन्फेस्टेशन ऑफ फ्लाइज आ जाना है। अब कलर चेंजेस क्या होता है? कलर चेंजेस में ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उन्होंने H2S प्रोड्यूस करना होता है, H2S हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और सल्फामेट हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसकी वजह से पहले जो कलर आएगा ना वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में वो ब्लू हो जाता है और फाइनली ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, ये 12 to 24 आवर में हो रहा होता है। ये होता है कलर चेंजेस या स्किन डिस्कलरेशन। अब जो मार्बलिंग ये MCQ है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो राइट एली के फोसम में आ जाएगा एक्सटर्नली और इंटरनली लिवर की सरफेस पे आ जाएगा। अब उसके बाद है मार्बलिंग। मार्बलिंग क्या होता है? मार्बलिंग में ये होता है कि जो सुपरफिशियल वेन्स होती है ना, सुपरफिशियल वेन्स होते हैं बॉडी में जो भी, ये आप अगर गूगल से देखेंगे पिक्चर तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ये ब्लू या पर्पल लाइन इसमें अपेयर हो जाती हैं और ट्री लाइक पैटर्न आ रहा होता है, मतलब ऐसे करके ना तो ऐसे ऐसे ट्री लाइक पैटर्न बना देती हैं वेन्स, तो ये मार्बलिंग हो जाएगी। ट्री लाइक पैटर्न इन्हें बनाना होता है सुपरफिशियल वेन्स की वजह से। मार्बलिंग जो होती है ना ये 36 to 48 आवर में बन रही होती है। बाकी जो स्किन स्लिप कंडीशन है या ब्लोटिंग फीचर्स होती हैं वो 18 to 36 आवर में आनी है, और जो मार्बलिंग होती है वो 36 to 48 आवर में आनी होती है। गैस प्रोडक्शन है, गैस जो बनती है, गैस जो सॉलिड विजरा होती है ना उसमें लेट प्रोडक्शन हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू हॉलो विजरा, और जो बनती है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन वगैरह है। अब जो प्रेशर ब्लॉटिंग फीचर्स क्या होती हैं? ब्लॉटिंग फीचर 18 to 36 आवर में शुरू होती हैं। इसमें ये होता है कि फेस जो है ना वो स्वालो कर जाता है, और जो आइज़ होती हैं वो भी बाहर को निकल आती हैं, टांग्स भी बाहर को निकल आती हैं, नोज़ और लिप्स जो है ना वहाँ पे ग्रीन वेल्वेट मैस बन जाता है। फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं वो इनलार्ज कर जाते हैं, लिम्स जो होंगे वो इवर्ट कर जाने हैं। 48 to 72 आवर में ये होता है कि रेक्टम जो है ना वो प्रोट्रूड करते हैं, जिसकी वजह से अगर अब्डोमेन ओपन हो जाए तो फिर गैसेज जो होंगी ना वो बाहर निकल जाएंगी। ये होता है शिफ्टिंग ऑफ हाइपोस्टेसिस। अगर तो डिकम्पोजिशन हो रही हो तो उसकी वजह से शिफ्ट हो रही होती है हाइपोस्टेसिस। हाइपोस्टेसिस का मतलब होता है पोस्टमार्टम लिविडिटी, यानी जो स्किन पे कलरेशन आ रही थी वो कैसे शिफ्ट कर रही होती है। या तो डिकम्पोजिशन हो रही होती है या जो है ना गैसेज जो बनती है उनके प्रेशर की वजह से जो है ना वो स्टेनिंग डिस्प्लेस्ड हो जाती है। चेंजेस इन स्किन, हेयर एंड वॉन्स, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये बाकी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सीधा आपने यहाँ पे आ जाना है पेरेंट्स ऑफ मैगट्स, और इसको एंटोमोलॉजी भी कहते हैं। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कि इंसेक्ट की स्टडी है। मैगट्स जो होते हैं ना 18 to 36 आवर में एग बना देंगे। वैसे जो NRA पे लिखा हुआ है ना वो ये है कि इन्फेस्टेशन जो है ना वो 3rd डे पे होगी। इन्होंने 18 to 36 आवर में एग बना देने हैं। 24 आवर में जो एग होंगे ना उनकी हैचिंग हो जानी होती है, और 3 to 5 डेज़ में पपी बन जाने होते हैं। 4 to 5 डे में अडल्ट फ्लाइज हो जाएंगी। वैसे उन्होंने सिंपली लिख दिया हुआ है कि 3rd डे पे। अब जो है अदर सिक्वेली वगैरह ये भी आपने कुछ नहीं करना है। पुट्रिफिकेशन जो है ना, अर्ली पुट्रिफाइंग ऑर्गन कौन से होते हैं और लेट पुट्रिफाइंग ऑर्गन कौन से होते हैं, ये वैसे सारे याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा देख लें कि पहले अपने लिए ब्रेन लेकर आना होता है, इन्फेंट्स का भी ले लें और एडल्ट का भी ले लें, फिर लेरिंग्स ट्रेकिया को ले लेना होता है, फिर GIT ट्रैक पे आओ करना तो पहले स्टोमिक है, स्टोमिक की लेफ्ट साइड पे स्प्लीन आ जाएगी, राइट साइड पे लीवर आ जाएगा, फिर इंटेस्टाइन आ जानी है, ओमेंटम और मेजेंट्री आ जाएगी। ये जो है ना ये अर्ली पुट्रिफेटिंग ऑर्गन होते हैं। जो लेट पुट्रिफेटिंग ऑर्गन होते हैं उसमें हार्ट है, लंग्स है और किडनी है। उसके बाद जो GIT की अगर हम लोग बात करें तो इसोफेगस आ जाएगी, इसोफेगस के साथ पैंक्रियाज आ जाना है। GIT की 2 चीज़ें बस आनी होती है, डायफ्राम आ जाना होता है, प्रोस्टेट और नॉन ग्रेविड यूट्रस है। ये जो प्रोस्टेट है ना और नॉन ग्रेविड यूट्रस है ये MCQ में आता होता है कि मेल में कौन सा ऑर्गन लास्ट पुट्रीफाई करता है, तो वो प्रोस्टेट है, और फीमेल में जो है वो यूट्रस होती है। अब पुट्रिफिकेशन इन वाटर, इसमें से आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे ना एक रूल होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो होता है कैस्पर डिक्टम।
कैस्पर डिक्टम कहते हैं इसको, या ओल्ड रूल ऑफ थंब कहते हैं, ओल्ड रूल ऑफ थंब। तो इसमें ये होता है, उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ पे पुट्रिफिकेशन ज़्यादा जल्दी होती है। एयर में अगर पुट्रिफिकेशन 1 हफ्ते में हो रही है ना, तो पानी में जो है ना वो 2 हफ्ते लेगी, और अगर बरीड होगी तो 8 हफ्ते लेगी। ये बात से कैस्पर डिक्टम होता है, ये आपने याद कर लेना होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1:2:8 आ जाएंगी। ये एयर है, ये वाटर है, और ये है बरीड इन द सॉइल। तो ये बात आपने यहाँ से याद करनी थी। उसके बाद ये जो फैक्टर ये कुछ भी नहीं करना, एडिपोसिल फॉर्मेशन करनी है आगे से। एडिपोसिल फॉर्मेशन का दूसरा नाम स्पोनिफिकेशन भी होता है। इसमें होता है क्या है कि जी 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एडिप्स मीन फैट है और सीरा मीन वैक्स है। क्योंकि इसको एडिपोसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो फैट और वैक्स के दरमियान लाई कर रही होती हैं, इसलिए इसको आपने एडिपोसिल कह देना होता है। अब एडिपोसिल जो है ना, ये होती कैसे, इसमें होता है जो मेन मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो ये होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होती है ना, उन्होंने पहले जो है ना वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होना होता है, और सैचुरेटेड फैट के ब्रेकडाउन होती है और उसने फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाना होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होते हैं ना, वो पैल्मेटिक एसिड होता है और ओलिक एसिड होता है। अब उसके बाद ये है कि जब फैटी एसिड बन जाएंगे, तो फैटी एसिड और साथ में क्लास्ट्रोडियम वेल्काई या कोई भी ऐसा एनारोबिक बैसिलाई आ जाएगा, और साथ में मॉइस्चर, तो एडिपोसिल फॉर्मेशन बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाती होती है कि फैट चाहिए, साथ में एनारोबिक बैसिलाई चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, फिर एडिपोसिल फॉर्मेशन होनी होती है। अब उसके बाद है कि जिसके करैक्टर क्या होते हैं एडिपोसिल, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें पैल्मेटिक एसिड है या ओलिक एसिड है। उसके बाद आ जाएगा फ्रेश फैट कंटेंट जो है ना वो 0.5% होते हैं। 4 हफ्ते में जो है ना वो 20% हो जाएंगे, और 12 हफ्ते में जो है ना वो 70% हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर ग्रेश वाइट आ जाएगी या येलिश वाइट अपीयरेंस आ जाती है और स्वीट रैंसिड आ जाती है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से याद करने वाला वो ये है कि इसको मेल्ट किया जा सकता है 200 फ़ारेनहाइट पे, अगर आप इसको हीट करें। और एक बात है एडिपोसिल फॉर्मेशन की ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से जो बॉडी फीचर्स होती है ना वो प्रिजर्व रहती हैं। बॉडी फीचर जो है ना इसमें प्रिजर्व रहती हैं, यानी ये आइडेंटिटी में हेल्प कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाएगा कि जी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे फैट ज़्यादा होगी वहाँ से इसने मतलब वहाँ पे एडिपोसिल फॉर्मेशन ज़्यादा होनी है, यानी बोन मैरो में फ़ैट होगी, सबक्यूटेनियस फैट वगैरह आ जाएगा, लिवर में हो सकती है। जहाँ पे फैट है वहाँ पे जो है ना ये आ जानी है, एडिपोसिल फॉर्मेशन होना शुरू हो जानी है। और जब एडिपोसिल फॉर्मेशन शुरू होती है ना, तो पुट्रिफिकेशन जो है ना वो इनहिबिट हो जाती है। क्योंकि जब एडिपोसिल फॉर्मेशन होती है तो फैटी एसिड की प्रोडक्शन होती है। फैटी एसिड जो है ना उसकी वजह से एसिडिटी आ जाती है, यानी पीएच कम हो जाएगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना वो इनहिबिट हो जाती है। टाइम रिक्वायर्ड जो है ना 3 to 12 मंथ है, 3 weeks to 12 मंथ होते हैं। जो फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं वही मॉइस्चर आ जाएंगे, वही इक्वेशन आ जानी है। मॉइस्चर होना चाहिए, लाइथनेज होना चाहिए, फैट होनी चाहिए। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में यही है कि टाइम बताएगा, उसके बाद आइडेंटिटी में हेल्प करेगा, कॉज आ जाएगा, और बुरियल प्लेस का बताएगा। इसके आगे है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन होता है कि अगर बंदा किसी डेजर्ट वगैरह में प्रेजेंट था जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है ना, तो बॉडी की जो फीचर्स होती हैं ना वो प्रिजर्व रहती हैं। इसको आपने ममीफिकेशन कह देना है, और ये आपने फिल्मों में देखा ही हुआ है ममीफिकेशन। तो उसके बाद फीचर्स क्या आ जाएंगे, इसमें स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है और रस्टी ब्राउन हो जाती है। एक प्रोसेस होता है ममीफिकेशन, एक होता है मैसीरेशन। मैसीरेशन होता है कि जो फीटस होता है ना वो यूट्रस में ही जब डेड हो जाता है, तब वहाँ पे एसेप्टिक आर्टराइटिस शुरू हो जाती है, जिसको आप लोगों ने मैसीरेशन कह देना है। मैसीरेशन में कलर पर्पल आता है और ममीफिकेशन में रस्टी ब्राउन आता है, और ये डिफरेंस आता होता है पास्ट पेपर में ममीफिकेशन का और मैसीरेशन का। और मैसीरेशन में जब फीटस जो है ना यूट्रस के अंदर डेड होता है और साथ में उसकी आर्टराइटिस शुरू हो जाती है, एसेप्टिक, ये भी एमसीक्यू है कि एसेप्टिक आर्टराइटिस किस में होती है, वो मैसीरेशन में होती है। तो वहाँ से ना अडोर आना शुरू हो जाती है गंदी सी। तो ममीफिकेशन में कोई नहीं आती। ममीफिकेशन में जो फीचर्स होती हैं वो प्रिजर्व रहती हैं, और बॉडी जो है ना वो हार्ड फील होती है ना। लेकिन जो मैसीरेशन वाला फीटस होता है, जब उसकी बर्थ होती है तो वो अगर आप उसको टेबल पर रखेंगे ना तो उसकी बॉडी फ्लैट हो जाती है। ये इनका डिफरेंस था, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब इंटरनल ऑर्गन जो है ना इसमें ड्राइड वगैरह हो जाते हैं। आइडियल कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन यही है कि एयर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फ्री सर्कुलेशन, करंट्स ऑफ एयर होनी चाहिए। देखें वो ड्राई करंट ऑफ एयर होते हैं, उसमें मॉइस्चर नहीं होती। उसके बाद आ जाएगा हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए, डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और डेजर्ट वगैरह में बर्ड हो जो बॉडी उसमें हो रहा होता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस सबकी सेम है, टाइम का बताएगी, आइडेंटिटी का बताएगी, कॉज का बताएगी, और बरियल प्लेस का बता देगी। टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए 3 to 12 मंथ। पीछे जो एडिपोसिल फॉर्मेशन था उसका भी 3 to 12 मंथ था, लेकिन वो 3 weeks
वीक्स था, इसका मंथ ही है। अब एम्बाल्मिंग क्या होती है? एम्बाल्मिंग में को हम लोग आर्टिफिशियल ममिफिकेशन भी कहते हैं, और ये मतलब विजरा वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए या बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ताकि उसकी डाइसेक्शन की जा सके, तो उसके लिए ये की जाती है। इसमें होता है क्या है कि एक फ्लूइड होता है, उसको आप इंजेक्ट कर देते हैं फेमोरल आर्टरी में, और इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, लेड सल्फाइड होता है, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह होता है, और उसकी ममिफिकेशन हो जाती है आर्टिफिशियल। अब इसका पर्पज़ क्या होता है? वही मेडिकल स्कूल वगैरह में या डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जिससे पता चले कि जी ये ना पुट्रिफिकेशन शुरू हो जाएगी। अब रेजर्वेशन यानी नेचुरली बॉडी की कौन सी फीचर्स किस प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व कर जाती हैं। नेचुरली जो है ना वो दो थे, एडिपोसिव फॉर्मेशन में भी बॉडी की फीचर प्रिजर्व करती हैं और ममिफिकेशन में भी। आर्टिफिशियल में ये था कि एम्बाल्मिंग आप कर सकते हैं या उसको रेफ्रिजरेटर में आप लोग स्टोर कर सकते हैं। अब ये हो गया, एम्बाल्मिंग भी हो गया। अब टाइम्स इन दैट जो है ना ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। कूलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो 2.5 पर फ़ारेनहाइट हमने पढ़ा था कि जी पर आवर हमने पढ़ा था, सिम्पसन ने कहा था। अब यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि डिपेंड कर रहा होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, इस लिहाज से बॉडी जो है ना वो कूल हो रही होती है, और इसको एल्गर मॉर्टिस भी कहते हैं। अब जो एवरेज है वो 0.5 to 0.7 है। अब आपने ये जब याद करना ना, तो इसमें आपने 3 और लिख देना, और साथ में 1 2 2 1.5 1.75 ये कर लेना। पोस्टमार्टम लिविडिटी भी पहले हो चुका है, रिगर मॉर्टिस का भी कर लिया, पुट्रिफिकेशन की चेंजेस भी कर लिए हैं कि पहले जो स्किन डिस्कलरेशन है वो 12 to 24 आवर है, जो मार्बलिंग है वो 36 to 48 आवर है, बाकी सब का आपने 18 to 36 लिख देना है, ब्लोटिंग का भी और स्किन स्लिपेज कंडीशन का भी। और जो एंड पे आ जाती है इन्फेस्टेशन, वो 3rd डे पे होती है। इन्होंने वैसे अडल्ट फ्लाइज वगैरह 4 to 5 डेज लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे इन्फेस्टेशन NRA पे 3rd डे पे ही लिखी हुई है। अब बाकी इसमें से कुछ नहीं करना, तो ये टॉपिक कवर हो जाता है आपका थैनाटोलॉजी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग कोई और टॉपिक कवर करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।